नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमने यूनिट नंबर सेकंड लिक्विड स्टार्ट कर रखी है बीएससी फोर्थ सेम केमिस्ट्री की। ये इसकी दूसरी वीडियो दोस्तों। इससे पहले वीडियो में हमने दोस्तों सरफेस टेंशन के बारे में देखा था। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन, मतलब जो सरफेस टेंशन होती है उसको मेज़र कैसे करते हैं। सबसे पहला दोस्तों डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन यूजिंग स्टेगलोमीटर, यानी कि स्टेगलोमीटर एक डिवाइस होता है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं सरफेस टेंशन को मेज़र करते हैं। स्टेगलोमीटर की शेप कुछ ऐसी होती है दोस्तों। ऊपर आपको एक कैपिलरी दिखती है, नीचे भी एक कैपिलरी दिखती है, बीच में हमारे पास यहाँ पर एक बल्ब होता है, राउंड कोनिकल बल्ब होता है। द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ स्टेगलोमीटर। ये स्टेगलोमीटर होता है दोस्तों। स्टेगलोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए बल्ब अटैच टू ए फाइन कैपिलरी फ्लैंटेड अप। ये इसके अंदर एक बल्ब होता है जो कैपिलरीज के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है। इसके अंदर हमारे पास टोटल 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास ड्रॉप वेट मेथड। ड्रॉप वेट मेथड में क्या करते हैं दोस्तों, हम ये जो स्टेगलोमीटर होता है इसके अंदर से जो भी लिक्विड होता है जिसकी हमें सरफेस टेंशन निकालनी होती है उसकी ड्रॉप नीचे गिरेगी। उस ड्रॉप का हम क्या करेंगे, वेट मेजर करेंगे। तो मतलब ऐसा कुछ सिस्टम होगा, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सरफेस टेंशन को मेज़र करेंगे। यानी कि बेसिकली हमें वेट मेज़र करना है जो ड्रॉप गिरेगी स्टेगलोमीटर के अंदर से। अब इसका प्रोसीजर हम समझते हैं कैसे ड्रॉप गिरेगी, कैसे मेज़र करेंगे। दिस मेथड इज़ बेस्ड इन डिटरमाइनिंग द वेट ऑफ ए ड्रॉप विच जस्ट फॉल्स अंडर इट्स ओन वेट फ्रॉम ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ नॉन रेडियस। मतलब ये कैपिलरी ट्यूब हमारे पास, इसकी रेडियस हमें पता होगी, इसके अंदर से ड्रॉप गिरेगी कुछ इस प्रकार से दोस्तों। इसके अंदर से ये हमारे पास कैपिलरी है, इसके अंदर से ड्रॉप गिरेगी। द साइज ऑफ द ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम ए कैपिलरी ट्यूब डिपेंड्स अपॉन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। मतलब जो साइज़ होगा ड्रॉप का जो कैपिलरी के अंदर से गिरेगी वो डिपेंड करेगा सरफेस टेंशन कितनी है लिक्विड की। अगर लिक्विड की सरफेस टेंशन हाई है तो ये थोड़ी मोटी ड्रॉप गिरेगी। अगर सरफेस टेंशन बहुत कम है, जैसे कि वाटर की सरफेस टेंशन कम होती है, तो क्या होगा, ये जो ड्रॉप होगी वो थिन गिरेगी, यानी कि पतली ड्रॉप गिरेगी, मतलब बहुत छोटी सी ड्रॉप गिरेगी। द ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम कैपिलरी हैज़ 2 टाइप ऑफ फोर्सेज। जो ड्रॉप गिरेगी कैपिलरी के अंदर से, इसके ऊपर 2 टाइप के फोर्स एक्ट करेंगे। एक तो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट करेगा डाउनवर्ड, और सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा वो एक्ट करेगा अपवर्ड। मतलब इसके अंदर भी लिक्विड है तो लिक्विड लिक्विड एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब सरफेस टेंशन एक्ट करेगी लिक्विड के अंदर, तो जो सरफेस टेंशन है वो तो अपवर्ड लगेगा और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड लगेगा। तो मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो 2πr गामा इज इक्वल टू mg। 2πr यहाँ पर सरकमफ्रेंस, यानी कि ये जो हमारे पास टोटल स्फीयर है उसकी वॉल्यूम, इनटू में गामा हमारे पास सरफेस टेंशन है, mg हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। टू अवॉइड द मेजरमेंट ऑफ r द रिलेटिव मेथड इज यूज्ड, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद वाटर। मतलब एक बार तो हम इस एक्सपेरिमेंट को वाटर के साथ करेंगे, एक बार ऐसे लिक्विड के साथ करेंगे जिसका हमें क्या करना है, सरफेस टेंशन निकालना है, उसके साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम अलग अलग लिक्विड के लिए करेंगे। अगर हम उस जो हमारे पास लिक्विड है जिसका हमें निकालना सरफेस टेंशन, उसके लिए करेंगे तो उसके लिए हो जाएगा m1g इज इक्वल्स टू गामा 1 इंटू में 2πr गामा 1। और सेकेंड लिक्विड के लिए हो जाएगा, मतलब सेकेंड लिक्विड हमारे पास वाटर है तो उसके लिए हो जाएगा हमारे पास m2g गामा 2 इंटू में 2πr गामा 2। यहाँ पर ये जो m1 m2 है ये इनके रिस्पेक्टिव मास है ड्रॉप का। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास गामा 1 बाई गामा 2, यानी कि सरफेस टेंशन ऑफ गिवन लिक्विड अपॉन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू मेरे पास m1 अपॉन m2 आ जाएगा। बाकी जो सारी चीज़ें वो एक दूसरे के साथ कट हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ये गामा 1 आएगा नहीं दोस्तों, ये मिस प्रिंट है, गलती से लिखा गया। गामा 1 गामा 2 यहाँ पे नहीं आएगा, ये गामा 1 और गामा 2 यहीं पे रहेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस में से हमारे पास ये आ गई गामा 1 बाई गामा 2 इज इक्वल्स टू m1 बाई m2। यहाँ से गामा 1 की वैल्यू, यानी कि जो लिक्विड है हमारे पास जिसके में सरफेस टेंशन निकालनी है, उसकी वैल्यू आ जाएगी m1 अपॉन m2 इंटू में गामा 2। m1 क्या दोस्तों, m1 है जो लिक्विड की जो ड्रॉप गिरी है जिसका सरफेस टेंशन हमें निकालना है, वो m1 है उस लिक्विड का मास, m2 है जो वाटर की ड्रॉप गिरी है उसका मास, और गामा 2 है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर।
वाटर की सरफेस टेंशन हमारे पास स्टैंडर्ड होती है, वो वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, m1 को मेजर करेंगे, m2 को मेजर करेंगे, तो इससे हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी किसकी, सरफेस टेंशन की, जिस लिक्विड की हमें निकालनी है। तो एक मेथड दोस्तों ये था, जो वेट मतलब जो ड्रॉप गिरेगी उसका वेट मेजर करके हम निकाल सकते हैं सरफेस टेंशन। अब सेकेंड मेथड हमारे पास ड्रॉप नंबर मेथड। इसमें क्या करना होता है दोस्तों, हमें जो ड्रॉप्स गिरेंगी उन ड्रॉप्स को हमें काउंट करना होता है। Instead of measuring the weight of a single drop, it is easier to count the number of drops formed when a definite volume of liquid is allowed to flow slowly out of a capillary tube। मतलब अगर एक तो हम वेट मेजर करें सिंगल ड्रॉप का, तो वेट मेजर करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब उसके अंदर एरर आने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर हम ये दूसरा मेथड करते हैं ड्रॉप नंबर मेथड, या आपने आपकी केमिस्ट्री की लैब्स में भी किया होगा, ये इजी मेथड होता है एज़ कंपेरिजन टू ड्रॉप वेट मेथड, क्योंकि उसमें वेट मेजर करना और वो भी एक छोटी सी ड्रॉप का, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो ड्रॉप नंबर मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं हम। इसमें हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी दोस्तों हम वही करेंगे, सबसे पहले वाटर को लेके आएंगे लिक्विड, और दूसरा लिक्विड लेंगे हमें जिसकी जो सरफेस टेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम एक जो हमारे पास लिक्विड है उसको हम फॉल आउट कराएंगे स्टेगलोमीटर से। तो उसके अंदर जो उसकी ड्रॉप्स गिरेंगी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसको हम डिनोट करेंगे, और उतने ही टाइम के अंदर हम डिनोट करेंगे कितनी जो ड्रॉप्स हुई है वो वाटर की गिरी है। तो उसकी सरफेस टेंशन अपॉन वाटर की सरफेस टेंशन को हम ऐसे लिखेंगे N2D1 अपॉन N1D2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों। यहाँ पर Y1 Y2 या गामा 1 गामा 2 हमारे पास सरफेस टेंशन है, N1 N2 दोस्तों आपको याद रखना है नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, यानी कितनी ड्रॉप तो वाटर की गिरी है, कितनी ड्रॉप जो है लिक्विड की गिरी है। D1 अपॉन D2 यहाँ पर डेंसिटीज़ है। D1 तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड लिक्विड है उसकी डेंसिटी है, और जो D2 है जो सेकेंड लिक्विड जिसकी हमें सरफेस टेंशन निकालनी है उसकी डेंसिटी है। स्टैंडर्ड लिक्विड के तौर पर हम ज़्यादातर वाटर को ही यूज़ करते हैं। अब इसमें एक नेक्स्ट टर्म आती है दोस्तों पार्चर। 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इस पर थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पर हमने दोस्तों देखा कि डेंसिटी को मेज़र कर रहे हैं हम, तो उस डेंसिटी से रिलेटेड ही है। द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज रिलेटेड टू इट्स डेंसिटी एंड दिस रिलेशनशिप फॉर्म्स द बेसिक ऑफ द प्रॉपर्टी टर्म एज पार्चर। मतलब जो सरफेस टेंशन होती है दोस्तों किसी भी लिक्विड की, वो डिपेंड करती है उसकी डेंसिटी पर। तो उससे हमारे पास एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, जो मतलब जो प्रॉपर्टी पार्चर के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों जो डेंसिटी और जो सरफेस टेंशन होती है उसके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है। वो रिलेशन है दोस्तों गामा की पावर 1/4 इज इक्वल्स टू C इंटू में D माइनस D नोट। गामा दोस्तों यहाँ पर आपको पता है सरफेस टेंशन है, D डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, D नोट डेंसिटी ऑफ वेपर एट द सेम टेम्परेचर। D तो हमारे पास दोस्तों डेंसिटी है लिक्विड की, मतलब जो लिक्विड हमारे पास उस स्टेट में, लिक्विड में अगर वो जो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन अगर वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है तो D है उसकी डेंसिटी, अगर वो वेपर में उसकी डेंसिटी वो है D नोट। C हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। C हमारे पास एक कांस्टेंट है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा है, उसकी जगह पे हमारे पास कांस्टेंट आया C। अब यहाँ पर मैंने क्या किया दोस्तों, मल्टीप्लाई दोनों साइड किया है मोलिकुलर मास से, मोलिकुलर मास से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर भी m गामा 1 की पावर 1/4 ये D माइनस D नोट अपोन में आ जाएगा इस साइड मेरे पास हो जाएगा MC। ये जो MC होता है दोस्तों इसको हम कहते हैं पार्चर। MC को हम P से भी डिनोट कर सकते हैं, ये एक कांस्टेंट होता है क्योंकि M मेरे पास मोलिकुलर मास है, C मेरे पास क्या दोस्तों कांस्टेंट है। तो ये जो टोटल टर्म है वो मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म आएगी जिसको हम कहते हैं पार्चर, वेयर P इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कोल्ड पार्चर मीन्स कंपेरेटिव वॉल्यूम। कंपेरेटिव वॉल्यूम भी कहते हैं हम इसको। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे बात करें तो मतलब जो D नोट जो होता है मेरे पास वो बहुत ही स्मॉल होता है, तो हम इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम इसको नेगलेक्ट करें तो मेरे पास आएगा दोस्तों m गामा 1 की पावर 1/4 D आ जाएगा, यहाँ पर D नोट को हम 0 मान लेंगे, तो D इज इक्वल्स टू मेरे पास MC या फिर P चल ही रहा है। अब यहाँ से मेरे पास दोस्तों m/d मोलिकुलर मास बाय डेंसिटी ये होती है मोलर वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ा होगा। मोलिकुलर मास बाय डेंसिटी होता है मोलर वॉल्यूम। तो m/d को मैं रिप्लेस करूँगा V से, गामा की पावर 1/4 एज इट इज़ इक्वल्स टू P।
अगर मेरे पास सरफेस टेंशन 1 है, यानी कोई भी लिक्विड है मेरे पास, अगर उसकी सरफेस टेंशन 1 है तो पार्चर इज इक्वल्स टू हो जाएगा V। ये हमने इसलिए किया दोस्तों ये बाकी स्टेप्स, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन चाहते थे पार्चर की। ये तो हमने कह दिया कि रिलेशनशिप है डेंसिटी और सरफेस टेंशन के बीच में, लेकिन पर्टिकुलर डेफिनेशन के लिए हमें ये थोड़ा सा आगे इसको सोल्व करना पड़ा। तो यहाँ से हम अब हमारे पास पार्चर इज इक्वल्स टू V आ गया दोस्तों। तो अब यहाँ से हम पार्चर को अब डिफाइन कर सकते हैं। सो पार्चर ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द मोलर वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट ए टेम्परेचर एट विच इट्स सरफेस टेंशन इज यूनिटी। यानी कि जो पार्चर होता है किसी भी लिक्विड का, वो क्या होता है वो दोस्तों, वो इतनी वॉल्यूम होती है कि उस पर जो सरफेस टेंशन हो लिक्विड की वो 1 हो। मतलब सरफेस टेंशन जहाँ पर भी लिक्विड की 1 हो, ऐसी वॉल्यूम जहाँ पर सरफेस टेंशन 1 हो तो उसको हम कहेंगे पार्चर। तो ठीक है दोस्तों, पार्चर की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, 2 मार्क्स में डेफिनेटली आएगी आपकी। आपको एक तो डेफिनेशन आप स्टार्ट करना चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, वरना आप ये डेफिनेशन लिख के आप इसका ये रिलेशन ज़रूर याद करके लिख के आना दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी दोस्तों उसके अंदर हम करेंगे विस्कोसिटी, उसके अंदर हम उसका मेजरमेंट देखेंगे और उस वीडियो में इस चैप्टर को हम पूरा कर देंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये जो नोट्स थे ये आपको मैं पिंड कमेंट के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव अ गुड डे।